चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका बस फाइनल एक चीज़ रह गई है। ये वाली मैं इस वीडियो की बात कर रहा था, बूटस्ट्रैप कंप्लीट वेबसाइट पार्ट 1। ये 48 मिनट्स की वीडियो है। इसमें मोस्टली आपको चीज़ें पता होंगी, आप जस्ट फॉरवर्ड कर करके थोड़ा देख लीजिएगा कि इसमें मैंने क्या बातें की हुई हैं। ये पब्लिश हो चुकी है और ये एक व्यू आ भी चुका है। चलें तो हम लोग आपकी फाइल्स अब ओपन करते हैं। खुद हो के आ जाओ। देखें, अब थोड़ा लॉजिक को समझें। तो आप में से इस वक्त जो आप बैठे हैं, आप में से कोई भी ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग और फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है और वो हम क्यों बनाते हैं? किसी को भी लॉजिकल इशू है? आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है? आप मुझे बताएं कि एक वेबसाइट के कितने पार्ट्स होते हैं? फ्रंट एंड, बैक एंड और सर्वर और बैक एंड में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, सही है। ठीक है, वेबसाइट के कितने पार्ट्स होते हैं? नहीं, आप खुद से बताएं ना। हाँ, कितने पार्ट्स होते हैं? फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। फ्रंट एंड क्या करता है? वो फ्रंट एंड होता है। बैक एंड क्या करता है? कौन से फंक्शन चला रहे होते हैं? अच्छा, और डेटाबेस क्या करता है? परफेक्ट। बराबर वाले को बुलाओ। हाँ भाई, वेबसाइट के कितने पार्ट होते हैं? हाँ, नहीं नहीं, मैं ये देखो सवाल अच्छा है। अब देखो, उसने बिल्कुल अलग जवाब दिया, उसने बिल्कुल अलग जवाब दिया। 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सही है। फ्रंट एंड क्या करता है? सही है। फंक्शंस किस तरह के, तो थोड़ा समझाओ, कोई एग्जांपल दे दो। ये फ्रंट एंड नहीं हुआ। ये फ्रंट एंड नहीं हुआ। एक कार्ड पे क्लिक हुआ तो पीछे कोई और पेज खुल जाए। ये एंकर टैग लगा के हम दूसरा पेज लगा देंगे तो फ्रंट एंड ही हो गया। बटन में भी मैं एंकर टैग लगा दूं या ऑन क्लिक लगा दूं, ये भी फ्रंट एंड का पार्ट नहीं हुआ। तो बैक एंड तो नहीं है। बैक एंड आपने असल में इस्तेमाल की है। अगर आप थोड़ा सा सोचे तो आपने बैक एंड इस्तेमाल की है, और बाजी की है। इसी लिंक से डेटा उठाना मतलब, वो लिंक नहीं थी, उसे हम एपीआई कहते हैं। एपीआई से डेटा उठाना, तो वो किस में आएगा? नहीं, वो बैकएंड पे आएगा। जो वो लिंक है, वो किसका लिंक है? बेसिकली वो एपीआई का लिंक है। एपीआई क्या है? एक सर्वर की किस्म है, बैकएंड की किस्म है। सर्वर बैकएंड में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो जो बैकएंड और सर्वर है, जो आपकी पीछे फंक्शन चल रहा है, वो इस चीज़ को हैंडल करता है कि आपको क्या चाहिए। गेट कीपर है वो बेसिकली। गेट कीपर समझते हैं?
कि वो गेट पे बैठा हुआ है, आप उसके पास आ रहे हैं, आप उसको बोलते हैं कि भाई दुकान वाला है, वो आप उसके पास जाते हैं कि भाई बोलते हैं कि भाई मैं ये बिस्किट चाहिए, तो वो पीछे जाता है, अपने स्टॉक से बिस्किट उठाता है और आपको दे देता है। तो वो दुकान वाला बेसिकली कौन है? बैकएंड है या सर्वर है, सही है, जो आपकी रिक्वेस्ट सुनता है और उसको फुलफिल करता है। जो पीछे से वो डेटा उठा के ला रहा है, इस केस में बिस्किट उठा के ला रहा है स्टॉक से, तो वो स्टॉक उसका डेटाबेस है, समझ रहे हैं? वो हिस्सा बैकएंड का ही होता है। क्यों बैकएंड का हिस्सा होता है? क्योंकि आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, फ्रंट एंड वाले का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वो पड़ा हुआ कहाँ है? बैकएंड में ही पड़ा हुआ। लेकिन जब वो कोई एप्लीकेशन वेबसाइट बड़ी हो जाती है, उसमें हम लोग उसको एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट करते हैं, हम समझते हैं कि अलग हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ी एप्लीकेशन है, एक बहुत बड़ा डेटाबेस चल रहा है, तो अलग बंदा बैठा हुआ होता है जो सिर्फ क्या करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट पे करता है। उसको, उस बंदे को हम लोग कहते हैं डेटाबेस मैनेजर या ETL पाइपलाइन मैनेजर। ETL होता है कि एंट्री, डिलीट, अपडेट, ये क्रूड ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। जब भी तुम्हें लफ्ज सुनो ना क्रूड, एक क्रूड लफ्ज है CRUD, ये डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट, D फॉर डिलीट। जब भी आप कोई वेबसाइट का काम पढ़ने जाओ ना, तो आपको ये 4 ऑपरेशंस आने चाहिए। जब भी आप कोई API लिखने जाओ ना, तो आपकी API को ये 4 ऑपरेशंस आने चाहिए, क्योंकि आपका यूज़र क्रिएट कर सकता है, आपका यूज़र रीड कर सकता है, आपका यूज़र अपडेट कर सकता है और वो डिलीट कर सकता है। तो API में ये 4 चीज़ें लाजमी होती हैं, तो हम क्रूड ऑपरेशन कहते हैं। इसी तरीके से किसमें ये लाजमी होती है? डेटाबेस में। अब आपके डेटाबेस में एक चीज़ क्रिएट हो रही है, एक चीज़ रीड हो रही है, और एक चीज़ अपडेट हो रही है, और एक चीज़ डिलीट हो रही है। जब भी आप डेटाबेस पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले उस डेटाबेस का क्या पढ़ेंगे? क्रूड ऑपरेशन। अब डेटाबेस पढ़ने जाएंगे से मेरा क्या मतलब है? क्या डेटा एक से ज़्यादा होता है? बिल्कुल एक से ज़्यादा होता है। डेटा की 2 बड़ी किस्में हैं, एक को हम लोग माय बोल रहा हूँ, एक को हम लोग SQL बोलते हैं और एक को हम लोग नॉन SQL बोलते हैं, पहला नाम। दूसरा नाम इनका है रिलेशनल, नॉन रिलेशनल। एक रिश्तेदारी वाला, एक बगैर रिश्तेदारी वाला। रिश्तेदारी और बगैर रिश्तेदारी से क्या मतलब है? SQL को रिलेशनल कहते हैं, यानी कि रिश्तेदारी वाला, और नॉन SQL को, यानी कि जो डेटाबेस SQL इस्तेमाल नहीं कर रही, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन रिलेशनल। इसका क्या मकसद है? ये मकसद है, SQL बेसिकली टेबल्स बनाता है, सिक्वेंशियल लैंग्वेज, सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज SQL है। तो इसको आप देख लीजिएगा, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, आई थिंक 1991 की है, सबसे पॉपुलर है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा रोबस्ट है, बहुत अच्छी है। अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ एक लैंग्वेज है SQL डेटाबेस क्या है, नॉन SQL क्या है, दोनों के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आपको इसके जाने में आपकी ज़रूरत नहीं है, आप इसमें ना आ जाए। आप बस ये सुन लें कि दुनिया की पॉपुलर वेब डेटाबेस कौन सी है। सबसे पहले है MySQL, शायद आपने इसका नाम सुना हो। MySQL डेटाबेस एक बहुत अच्छा डेटाबेस हमें चाहिए कि डेटा सेव करने के लिए, लेकिन क्या हम डेटा डायरेक्टली फोल्डर के अंदर सेव नहीं कर सकते क्या? कहाँ पे? अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये जो नोड का सर्वर मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसमें एक API एंड पॉइंट बना सकते हैं कि ये आपके जो सर्वर है ना, उसके किसी फोल्डर में आपकी इमेज सेव भी करवा सकता है और वहाँ से उठा के आपको दे भी सकता है। फिर तो सर्वर तो वहाँ बैठा हुआ है ना, क्लाउड में पड़ा हुआ है, ये तो किसी मतलब सर्वर पे अपलोड हुआ हुआ है ये, नहीं, तस्वीरें आपकी वही हैं। तो फिर हमें ये क्यों चाहिए? डेटाबेस क्यों चाहिए हमें? आपको पता है एक ओरेकल डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस का जो 1 साल की लाइसेंस फीस है ना, वो लगभग 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए। तो किस चीज़ के कंपनियां उसको 50 लाख रुपए देती है? कि वो एक सॉफ्टवेयर देता है, वो सॉफ्टवेयर सिंपल उसका काम यह है कि सर्वर उसको बोलता है कि ये चीज़ सेव कराओ,
मुझे ये वाली आईडी का डेटा ला के दो, इस वाली आईडी में ये तब्दीली करो और ये वाली आईडी का रिकॉर्ड डिलीट कर दो। टू डू लिस्ट, ये 4 क्रूड ऑपरेशन। टू डू लिस्ट हमेशा क्यों बनाई जाती है? क्योंकि वो क्रूड ऑपरेशन उसमें फुल आ जाता है। कॉल आ रही है। हाँ, स्टोरेज की लिमिट होती है, उसकी क्वेरी की लिमिट होती है। अब एक साथ 10,000 लोगों ने डेटा मांग लिया तो वो गिर जाता है, उसके लिए फिर अलग अलग। ये डेटाबेस आपका, इसको हम थोड़ा और से देख लेते हैं। देखिए होता क्या, अगर आप गूगल पे लिखेंगे AWS तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाएगी। सही है, ये दुनिया का सबसे मशहूर क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अब क्लाउड क्या है? क्लाउड बादल हैं क्या है? इसका मतलब क्या है? क्लाउड क्लाउड है, क्यों इसको हम क्लाउड कहते हैं? हवा में क्या है? क्या है? नहीं नहीं, हल्का है मतलब, क्यों इसको क्लाउड कंप्यूटिंग हम, क्या मतलब है? कौन सी बला है? अगर हम इसको ब्राउजिंग में जाते हैं तो हाँ, तो ये उसकी बात सही है। इसका मतलब क्या है, ये है क्या? अगर आप इसमें देखेंगे ना तो बराबर में ये आपको अब चीजें बताएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बता रहा है? Amazon EC2। अब ये EC2 क्या है? नीचे देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी इन द क्लाउड। कंप्यूट कैपेसिटी इन द क्लाउड, इसका क्या मतलब है? कंप्यूट कैपेसिटी कहते हैं कंप्यूटर को, प्रोसेसर को। कोई ऐसी मशीन जिसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूट कैपेसिटी या कंप्यूट इंजन। गूगल इसको कंप्यूट इंजन कहता है, AWS उसको कंप्यूट कैपेसिटी कह रहा है कंप्यूटर को। ये कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों नहीं कह रहे हैं, कंप्यूट इंजन या कंप्यूट कैपेसिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ अलहदा अलहदा होती है। रैम आप अलग सेलेक्ट करते हो, हार्ड डिस्क आप अलग सेलेक्ट करते हो, प्रोसेसर आप अलग सेलेक्ट करते हो। इस वक्त आप सिर्फ क्या चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो? उसका प्रोसेसर। तो आप उसको क्या कह रहे हो? कंप्यूट कैपेसिटी। समझ रहे हैं? कहाँ पे कह रहा है? इन द वही वाली बात है। अब क्लाउड है क्या? अब हम देखते हैं कि क्लाउड है क्या। ये क्लाउड बादलों जैसा ही दिखता है या कुछ और है? सवाल ये है। I think we should explore a few solutions. Grammarly suggestions catch when you're Amazon Web Services is an unrivaled colossus of the internet age, providing the company to GE. At all lately, अभी आपको क्या बता रहा है? countless organizations of the internet. Amazon Web Services is an unrivaled colossus of the internet. अभी आपको बता रहा है कि कंपनी का Providing नाम the देखिए। computational horsepower underpinning countless organizations, from Netflix to BMW, Disney to GE, Tinder to the CIA. It earns tens of billions of dollars a year. And if you've used the internet at all ये lately, सारी you've probably एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं? क्लाउड में। किसके क्लाउड में? AWS के क्लाउड में। ये Amazon सर्विसेज दे रहा है और ये कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको इस्तेमाल कर रही है। मतलब कोई ऐसी चीज है जो इम्पोर्टेंट है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके भरोसे चल रही हैं। नहीं, इसका एक जवाब देता हूँ, क्यों नहीं बना सकते? आप बना सकते हो, लेकिन क्यों नहीं बना सकते इसका मैं जवाब देता हूँ। आप बना सकते हो लेकिन आप नहीं भी बना सकते, दोनों इसके जवाब हैं। नहीं, लीगल है, बताता हूँ क्यों नहीं। used Amazon Web Services देखिए, बता without रहे हैं even आपको knowing कितनी it. बड़ी-बड़ी Join us हमारी today as we application enter the belly of AWS the beast and take hold a कर रहा है। sneak peek inside
trucks, इसको jet देखेंगे, planes, and warehouses, Amazon prefers not to ये आपको brand its दिखाएगा कि vast इसका cloud portfolio है of कहाँ और gargantuan कैसा है। data centers. But these monumental इसका server cloud है। farms are the very guts of the firm's wildly successful AWS, that's Amazon Web Services division. ये सारे The firm had just आपको setting दिखाएगा, up थोड़ा सा दिखाए structure was duly hashed out and was swiftly identified by the more enterprising young यार। gun ये to एक today मैं about दिखाता हूँ, if सही you से दिखाया ना, ये उसको So ओपन no- करता है कोई कहीं पे मेंटेनेंस करने के लिए। expensive servers and battalions of nerds to maintain them. You just rent time. हाँ, If you're quiet, तो अच्छे से is पता buying. लगता है ये है Not क्या। made public. AWS is setting their feet. Believe it or not, Amazon is planning on adding still more capacity in Northern Virginia. For instance, 100 acres. On entry to one such data center, let's say this उनके पास giant बहुत nondescript box next door to a major जो pet इनका काम resort है in ना, वो Sterling, काम इनका the cloud first thing we services notice is that security is the overriding बड़ा concern for cloud AWS. services में There's high storage नहीं fences, guards, and आप सोच रहे हो कि सिर्फ very स्टोरेज है, limited वो सिर्फ स्टोरेज नहीं है। occasions times by at ये least one authorized member पीछे of चीज़ है ना, AWS staff. अगर आप Once सबसे this पीछे जाएंगे ना, तो फार्म में सबसे पीछे जाएंगे तो वहां पे एक ब्लैक कलर का एक डब्बा पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल ऐसा ही है तो जैसा ये आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके पीछे। कि कहीं पे कोई अच्छा अगर इन्होंने दिखाया हुआ हो, ये रैक्स पड़े हुए हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन समझ लो वो छोटा वाला वर्जन है। ये बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ पे एक छोटा सा एक वर्जन पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है। अगर आप जाके कभी जाने के बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये एक क्या है, ये जो एक पट्टी है ना, ये क्या है? ये बेसिकली एक कंप्यूटर है, सही है। ये एक पूरा कंप्यूटर है जिसके अंदर रैम है, प्रोसेसर है और एक हार्ड डिस्क है। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें। इधर कोई मॉनिटर नहीं होता और ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे? इंटरनेट से। अब इन कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कौन करता है? हमारे जैसे लोग जो कि अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं और AWS के क्लाउड में सेव कराते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटर्स हैं जो कहाँ पड़े हुए हैं? अमेजॉन के डेटा सेंटर्स। सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं, सबके पास है। अमेजॉन का सबसे पॉपुलर है। तो सब जो जितनी भी बड़ी कंपनियां तुम सुनते हो ना, गूगल और ये सब, उनका भी है। अगर आप गूगल देख लो, रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, बस, और कुछ भी नहीं होता। अब गूगल डेटा सेंटर, अब ये गूगल का डेटा सेंटर है। A data center is the brains of the internet. The engine of the internet. गूगल वाले It सारे is अपनी a वीडियो giant बनाने building आए with a lot of power, a lot of Amazon वाले cooling, बना रहा है। and a lot of computing. The services that ये make उनके Google server हैं। function. I love building and operating data, managing the team responsible for our data centers. This हाँ, data center अब here in ये देखिए, ड्राइव जो है ना, वो गूगल की अपनी सर्विस है जिसमें वो अपना ही क्लाउड इस्तेमाल करता है। ठीक है, नहीं वो आपसे बिजनेस बना रहा है वो। अब आप फर्ज करेंगे 10 लाख लोग हैं जो मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 1000 लोग भी उसका वो पैकेज खरीद लेंगे ना, पेड वाला, तो उसको बड़ा फायदा है। हाँ, पेड में स्पेस बढ़ जाती है, 100 GB मिल जाता है। अब उनके Sounds पास ये true. जो आप एक रैक देख रहे हो ना, ये जो इतने ज्यादा एक रैक लगे हुए हैं, उस एक रैक में 100 TB का स्पेस होता है, 100 टेराबाइट। एक रैक। और ये सिर्फ एक डेटा सेंटर नहीं होता इनके पास दुनिया में हजारों डेटा सेंटर है। अमेजॉन के 3 तो सिर्फ इंडिया में है। इंडिया में 3 है, सिडनी में है, यूरोप में बहुत ज़्यादा है, US में बहुत ज़्यादा है, अलास्का में है। पाकिस्तान में नहीं है, मैंने नहीं लगाया, पाकिस्तान को पसंद नहीं आया। तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना पाकिस्तानी वेबसाइट्स के लिए, वो हम लोग मुंबई वाला इस्तेमाल करते हैं, तो वो तेज़ होता है। वैसे हम US वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है तो इंटरनेट, सेकंड्स का फ़र्क होता है बस। वो नहीं, US का है, जेफ बेजोस, गंजा। तो ये सारा इनकी मेंटेनेंस ये आपको टीम दिखा रहे हैं। तो ये जो बार बार आप क्लाउड सुन रहे हो ना, तो ये कुछ भी नहीं है, ये कंप्यूटर्स हैं जो उनके डेटा सेंटर्स उसको कहते हैं। जिस फैसिलिटी में ये सब पड़ा हुआ होता है उसको ये लोग क्या कहते हैं? डेटा सेंटर। तो आपको जिसके डेटा सेंटर देखने हो, आप उस कंपनी का नाम लिख लें, तो आगे डेटा सेंटर लिख लें, आपको उसकी यूट्यूब की एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगी जिसमें वो अपनी बड़ी तारीफ करेंगे कि हम लोग ऐसे मेंटेन करते हैं, हम क्लाइमेट को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम तो सोलर इस्तेमाल करते हैं।
हम तो पानी, ठंडा पानी नदी का इस्तेमाल करते हैं उसको ठंडा करने के लिए, पता नहीं क्या बोलते रहेंगे। तो बहुत बिजली उठाते हैं, बहुत बिजली उठाते हैं। फेसबुक का एक डेटा सेंटर है, ये कमा रहे हो ना, कमा रहे। तो फेसबुक का एक डेटा सेंटर है, वो उन्होंने अलास्का में रखा हुआ है। अलास्का बर्फानी इलाका है, चारों तरफ बर्फ। अब उन्होंने वहाँ पे क्यों बनाया है कि वहाँ पे उसको ठंडा करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है जो बाहर की हवा अंदर ला लेता है, तो वो बाहर बर्फानी हवा है, वो अंदर कंप्यूटर्स को ठंडा कर देती है। वो हाँ, वो तो थोड़ी बहुत जनरेट कर लेते हैं ना खुद, पावर प्लांट्स लगा लेते हैं। इसमें बहुत पैसे लगते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, ऐसे ही थोड़ी भी बना लेते हैं। तभी तो जो आपकी जो टॉप नॉच कंपनीज है, सिर्फ उनके पास डेटा सेंटर है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ये गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इस तरह की कंपनीज के पास है। इवन ड्रॉपबॉक्स का नाम सुना है? ड्रॉपबॉक्स बहुत बड़ी कंपनी है जो कि जैसे ड्राइव काम करती है ना, ड्रॉपबॉक्स भी ऐसे ही काम करती है। लेकिन ड्रॉपबॉक्स ने एक बड़ा पहली दफ़ा एक फीचर लाया था कि आप अपने मोबाइल में, अपने डेस्कटॉप पे और लैपटॉप पे एक ही ऐप करें तो आपकी एक ही फोल्डर की फाइल तीनों जगहों पे सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। तो ये काम पहली दफ़ा ड्रॉपबॉक्स लेकर आया था, तो ड्रॉपबॉक्स बहुत पॉपुलर हो गया था। बाद में पता लगा था कि ड्रॉपबॉक्स बैकएंड पे AWS इस्तेमाल करता है, AWS की स्टोरेज इस्तेमाल करता है, उसकी अपनी स्टोरेज है ही नहीं। वो जब ये बात खुल गई ना तो उनके शेयर थोड़े गिर गए, क्योंकि उनके जो कोई होगा एम्प्लॉय, नॉर्मली ये विसल ब्लोअर इसको कहते हैं कि मतलब जो एम्प्लॉय किसी चीज़ को निकाल देते हैं ना, वो बाहर जाके कोई ना कोई चीज़ बोल देता है, नॉर्मली वही होता है। तो अब यही है कि ये गूगल वाले अपनी तारीफ करते रहेंगे कि हम लोग तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। लेरी पेज, वो R&D टीम है, उसका हेड है, सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का हेड है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये गूगल का है। इसी तरीके से आपको अज़्योर, माइक्रोसॉफ्ट का भी मिल जाएगा, फेसबुक का भी आपको मिल जाएगा। AWS कंपनी अमेजॉन ओन करता है, अमेजॉन नाम सुना ही होगा, अमेजॉन उसका मालिक है। तो ये उनकी एक सब कंपनी है, लेकिन कहा जाता है कि ये इनको तो असल अमेजॉन कंपनी है ना, जो ये पैकेजेस देती है आपको, लाके घर पे देती है, जैसे हमारा दराज है, ये उससे बहुत ज़्यादा कमाता है। AWS क्लाउड सर्विसेज, ये उनको बहुत ज़्यादा कमा के देता है। लेकिन इसका मसले की बात ये है कि इसकी फाइनेंसेस जो है ना, उसको छुपाया जा सकता है, क्योंकि इसके पैसे डायरेक्टली कहाँ पे आ रहे हैं, कंपनी के अकाउंट में, और इसका कोई रिकॉर्ड डायरेक्टली नहीं रखा जा सकता कि कंपनी ने कितना कमाया है इस पर। अब गवर्नमेंट जाके उनके अकाउंट्स तो चेक करेगी नहीं कि तुम्हारे कितने यूजर्स हैं और कितने क्लाउड सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो सबसे बड़ी डंडी मारते हैं। एक रिपोर्ट आई थी, जैसे नहीं विकीलीक्स हुआ था, उस रिपोर्ट में आया था कि अमेजोन का जो AWS का इदारा है वो 4 गुना ज़्यादा कमाता है उसके मेन अमेजोन के काम पे। और जेफ बेजोस दिखाता है कि मेरा अमेजोन का मैं ज़्यादा टैक्स देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा कमाता है, मेरा ये कम कमा रहा है क्योंकि उसको टैक्स बचाना है। हालांकि वो रिपोर्ट में था कि ये 4 गुना ज़्यादा कमा रहा है इस अमेजोन से। तो ये क्लाउड सर्विसेज एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब देखें ये हार्ड डिस्क लगा रहा है। Computing. It's true that sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server till they're brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any drive that those drives from the time that they're checked out to the server till they're brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any drive that can't be an industrial wood chipper. Google for almost 6.5 years now. We have changed Conditioning is up in front of the servers, right up against our air conditioning unit. We just use cool servers as where the heat from the air transfers to the water in those coils, and then that warm water and return back to the data center, and that process just repeats over and over again. the so when तो ये खत्म हो गया। तो ये था इनका गूगल का। तो गूगल क्लाउड, अब जब भी आपके सामने कोई क्लाउड का लफ्ज बोले
तो आपके दिमाग में बादल नहीं आने चाहिए, आपके दिमाग में डेटा सेंटर आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे रैक्स होते हैं, इसको हम रैक कहते हैं, और इस रैक के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क लगी हुई होती है और एक मदरबोर्ड होता है, इसके अंदर प्रोसेसर और रैम होता है, जैसे आपका कंप्यूटर बिल्कुल वैसे ही, लेकिन वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होता है। मतलब 70 कोर का एक वो उसका होता है, एक प्रोसेसर होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। वर्क स्टेशन का नाम सुना है? मिलते हैं जो वीडियो एडिटिंग करते हैं ना, इंटेल के वर्क स्टेशन मिलते हैं। वर्क स्टेशन क्या होता है? उसके अंदर 70 कोर के प्रोसेसर होते हैं। अब 70 कोर का क्या मतलब है? जो आपका नॉर्मल अच्छा कंप्यूटर है ना, जैसे कोर i5 किसके पास है? आपके पास है ना? तो कोर i5 के अंदर दो कोर्स होता है, डुअल कोर है वो, कोर i5 डुअल कोर है। और जो सर्वर का वर्क स्टेशन होता है उसके अंदर 72 कोर्स तक होता है, 24 कोर्स, 48 कोर्स, 72 कोर्स, डिफरेंट उसके मॉडल्स हैं। तो 72 कोर्स तक जाता है, इतने हैवी प्रोसेसर्स होते हैं वो। तो उसके बाद रैम, टेराबाइट्स में उनकी रैम जारी होती है, जीबीज में उनकी रैम जारी होती है, तो बड़े हैवी सिस्टम्स होते हैं। ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं, उनको मॉनिटर चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ें उनको किनको देनी है? आप लोगों को। आपको क्या चाहिए? आपको हार्डवेयर चाहिए, आपको प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क चाहिए। हार्ड डिस्क चाहिए तो आपकी फाइलें सेव होंगी, रैम तो चाहिए ही चाहिए, प्रोपोज के साथ प्रोसेसर के साथ चलती है, और प्रोसेसर आपकी चीज़ें चलाएगा। सिंपल। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं और अब इसको दोबारा देखते हैं, अब आपको थोड़ा अच्छा समझ आएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स में यही पढ़ते हैं कि आपने वेबसाइट बना ली, अब वेबसाइट आपको डिप्लॉय करनी है। मैंने आपको जो बताया है ना फायरबेस, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सारा ऑटोमेटेड है। आप डायरेक्टली वहाँ पे कुछ कमांड चलाते हैं और वो क्लाउड में चला जाता है, लेकिन ये काम सारा मैनुअल होता है। ये लिनक्स होता है ज़्यादातर। लिनक्स के अंदर आपको अपनी फाइलें सेव करनी है, उसके अंदर राउटिंग बिठानी है। राउटिंग कैसे बिठानी है कि आपको 5000 पोर्ट के ऊपर अगर आपके पास ट्रैफिक आता है, जैसे लोकल होस्ट 3000 नहीं करते हम, तो लोकल होस्ट 3000 पे अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है तो वो लोकल होस्ट 3000 पे नहीं आएगा, तो कहाँ पे आएगा? वो पोर्ट 80 पे आएगा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग। अब पोर्ट 80 पे क्यों आएगा? ये नेटवर्किंग की साइंस है। वो पोर्ट 80 पे आता है या पोर्ट 443 पे आता है? अब वो पोर्ट 80 या पोर्ट 443 से आया हुआ ट्रैफिक कहाँ ले जाना है हमें? लोकल होस्ट 3000। अब ये सारा लूप सेटल करना है, उसके बाद लोड बैलेंसिंग करनी है कि भाई अगर 10,000 लोग एक साथ आ गए, मेरी तो ऐप बैठ जाएगी, सर्वर बैठ जाएगा, मैंने सस्ता वाला सर्वर लिया हुआ है, तो मैं ये कैसे इंश्योर करूँगा ये बैठेगा नहीं, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए पावर। तो ये सारे किस में आता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आपको AWS कुछ फ्री में चीज़ें बांटता है। अब वो फ्री में क्यों बांटता है? बहुत उस्ताद है, उसको पता है कि वो थोड़ा सा दाना दे दो, लोग आदी हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनको ज़रूरत तो पड़ी जाएगी। अब आपको वो क्या कह रहा है कि Amazon EC2 इस्तेमाल कर लो 750 घंटों के लिए 1 महीने में। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कंप्यूटर है, मतलब एक कंप्यूटर इस्तेमाल कर लो 750 घंटों के लिए 1 महीने में। 1 महीना पूरा हो जाता है, मैंने काउंट किया है। 750 घंटे अगर आप पूरा चलाते रहो ना, पूरा महीना भी, 1 महीने में उसको दोबारा चल जाता है, फिर दूसरे महीने के लिए वो 750 दोबारा घंटे मिल जाता है। सवाल बनता है, आप पूछ सकते हैं ये तो पागल है, फिर ये कमाएंगे कैसे? ये ऑनलाइन एक हमारे पास कंप्यूटर मिल जाता है, उसके थ्रू हम रिमोट एक्सेस के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। टीम व्यूअर इस्तेमाल किएगा? टीम व्यूअर किसी ने इस्तेमाल किया? एनीडेस्क रिमोट एनीडेस्क किया है? एनीडेस्क में ये होता है, एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर आप अपने 2 कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर लेते हैं, सही है। अब एक कंप्यूटर में आप जिसमें इंस्टॉल करते हैं ना, उसमें एक पासवर्ड और IP एड्रेस जनरेट होता है, आप वो लिख लेते हो। अब वो कंप्यूटर चल रहा है और उसमें एनीडेस्क इंस्टॉल हुआ हुआ है। अब मैं अपने घर चला गया, अब कंप्यूटर मेरा यहाँ पड़ा हुआ है। अब मैं घर जाके मुझे याद आया क्या ये वाली चीज़ तो मैंने की नहीं उधर। आप वो एनीडेस्क को ओपन करते हो, अब आपके पास वो IP एड्रेस और पासवर्ड लिखा हुआ है, आप एनीडेस्क के सॉफ्टवेयर में टाइप करते हो, एंटर मारते हो, आप अपने कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हो।
बंद हुआ तो फिर वो कहानी खत्म। तो उसके बाद आप कनेक्ट हो जाते हो, फिर उसमें आप अपनी कंट्रोल कर रहे होते हो वहां से उसको कंप्लीट आपका कीबोर्ड, आप वहां से ए दबाओगे, यहाँ ए लिख के आ जाएगा। आप माउस घुमाओगे, यहाँ पे माउस घूम रहा होगा। हाँ, मतलब यहाँ पे पंगे ले रहा हो तो दिख रहा होता है कि तुम यूं कर रहे हो, वो यूं कर रहा है, तुम ये कर रहे हो, वो ये कर रहा है। हैकिंग भी ऐसे ही होती है कि आप रिमोट एक्सेस उठा लेते हो किसी और कंप्यूटर, उसको रिमोट एक्सेस कहते हैं। तो AWS आपको जानबूझ के अपने एक कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस दे देता है कि भाई ये कंप्यूटर तुम्हारा हो। आप खाली कंप्यूटर होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, बस आप उसके अंदर अपनी वेबसाइट डालो, उसके अंदर अपना कोई पाइथन का प्रोसेस चला लो, आप उसके अंदर हार्डवेयर बना लो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी। आप उसके अंदर आप चला रहे हो, काम हो रहा है, गुड। ऐसे हम ये काम करते हैं। अब आपका सवाल हो सकता है वो हमें ये चीज़ क्यों देंगे, पागल है वो? नहीं, वो 750 घंटे में आपको क्या दे रहे हैं? 1 GB रैम और 1 कोर प्रोसेसर, बस। अब आपको ऐसा प्रोसेसर चलाना है जो 1 GB रैम से ज़्यादा लेता है। अगर आपको हिसाब लगाना है तो आपको पता है आपकी विंडोज कितना स्पेस खाती है? कभी देखा है? देखना आता है? पहला सवाल तो मेरा ये होना चाहिए। अब यहाँ पे टास्क मैनेजर में आप आओ, परफॉर्मेंस में आओ, तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि 49%, 29% ये मेरी CPU की कंजप्शन है, सही है। और नीचे आपको बताता है कि आपकी CPU की स्पीड क्या चल रही है, क्या? गीगाहर्ट्ज। प्रोसेसर की स्पीड गीगाहर्ट्ज में नापी जाती है। अब गीगाहर्ट्ज क्यों है? क्योंकि गीगाहर्ट्ज बेसिकली फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, फिजिक्स क्लास 12 में बात पढ़ाई गई थी। F इट इज इक्वल्स टू, वेव फंक्शन याद है किसी को? वसीम को? क्यों है? मुझे याद नहीं आ रहा कि वो वेव लेंथ का यूनिट क्या, वो क्या सिंबल क्या होता था। मुझे ये पता है F इट इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा था, और मुझे ये याद है F इट इज इक्वल्स टू लैम्डा है। लैम्डा के साथ अब वो ओमेगा होता है या कोई और सिंबल होता है, जिसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं। तो आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो आपको वेव लेंथ पता होनी चाहिए, सही है, और उसका वेव नंबर पता होना चाहिए। उससे आपके पास फ्रीक्वेंसी उस वेव की टाइम पीरियड यार, लैम्डा टी। F इज इक्वल्स टू लैम्डा टी। इतने 8 साल हो गए मुझे फिजिक्स में, तुम लोग नहीं बता पा रहे। F इज इक्वल्स टू लैम्डा टी होता है वेव फंक्शन। लैम्डा जो है आपका वेव नंबर कहलाता है या वेव लेंथ कहलाती है, और टी जो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? वेव का टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल कितने टाइम पीरियड में खत्म करती है? फ्रीक्वेंसी होता है 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स ले रही है, ये फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है 1 सेकंड में कितने, 1 सेकंड में कितने साइकिल्स वो उठा रही है, ये हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपको गीगाहर्ट्ज दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्रोसेसर 1 सेकंड के अंदर कितने प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। 1 सेकंड के अंदर कितने प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। अब गीगा का क्या मतलब है? गीगा पता है? किलो का मतलब होता है 1000, सही है। 1 मेगा का मतलब होता है 100,000। कितने जीरो हो गए? 6। 100,000, 3 इसमें 3 उसमें, तो 6 जीरो। गीगा होता है 100 MB, गीगा होता है 1000 MB। तो कितने जीरो हो गए? 6 पहले 3, अब 9 जीरो। इसमें 100,000, 1000,000 है, 10 की पावर 6। तो कितने जीरो हो गए? 9 जीरो। तो मतलब ये जो इतना बड़ा नंबर है, आपका प्रोसेसर 1 सेकंड में इतने प्रोसेस कर रहा है, 1 सेकंड। तो ये सारा गीगाहर्ट्ज का मतलब है, ये आपके प्रोसेसर की स्पीड होती है। अगर कोई आपको कहता है कि मेरा प्रोसेसर 1.8 गीगाहर्ट्ज की स्पीड वाला है, और एक आपके पास आके कहता है मेरा प्रोसेसर 2.8 गीगाहर्ट्ज की स्पीड वाला है, तो कौन सा स्पीड में ज़्यादा है?
2.8 वाला, इसका मतलब है 2.8 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर वो 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। और दूसरा वाला कितने से, वो कितना कर रहा है 1.8। तो उसकी इस प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है, इसकी थोड़ी फास्ट है। उसके बाद आता है कोर। अब कोर क्या होता है? कोर होता है कि मल्टीटास्किंग। अगर आपके पास एक प्रोसेसर होगा और आपके पास 1 लाख प्रोसेस कंप्लीट करने, टास्क कंप्लीट करने, तो समझ लें वो एक ही प्रोसेसर पे सारा लोड है। अगर 2 प्रोसेसर है, आधा इसके पास चला गया, आधा इसके पास आ गया, तो काम बढ़ गया। 4 प्रोसेसर है और काम बढ़ गया, 8 प्रोसेसर है और काम बढ़ गया। तो हम आज की दुनिया में मल्टी कोर प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। अब मेरा जो ये मोबाइल है ये ऑक्टा कोर है। ऑक्टा कोर, इतना छोटा सा मोबाइल है। ऑक्टा कोर का मतलब 8 प्रोसेसर है इसके, 8 कोर प्रोसेसर, यानी 8 कोर नहीं, वो ड्यूअल कोर ही है, लेकिन उसकी स्पीड तेज है उससे। वो जो पेंटियम ड्यूअल कोर आता था, गीगाहर्ट्ज में तेज होते थे। क्या कोर टू क्वाड आता है, उसमें आपके देखो 2 चीजें होती है। एक होता है बस स्पीड, तो आप ज़्यादा लंबा चले जाएंगे। वो एक मेमोरी ट्रांसफ़र करने की स्पीड अलग होती है, बस स्पीड। जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं ना, तो आप कलर देखते हैं और बस उसका वर्जन देखते हैं और पैसे देखते हैं। देखना आपको ये चाहिए कि मेमोरी स्पीड कितनी है। अब आप जो कंप्यूटर से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कभी आप देखिएगा कि आपका डेटा ट्रांसफ़र स्पीड है ना, वो 200-300 MB के करीब होता है। हार्ड डिस्क पे भी डिपेंड करता है, SSD फास्टेस्ट होती है, तो SSD लगाओगे भी तो भी 200-250 देगी। हार्ड डिस्क के साथ 50 MB पर सेकेंड देगी। लेकिन अगर आप DDR4 का कोई प्रोसेसर उठाओगे, मदरबोर्ड DDR4 कौन से वाले, Core i5 8 जनरेशन एंड अबव, 8 जनरेशन एंड अबव, वो आपको कितनी रफ्तार देते हैं? 1800 MB पर सेकेंड। कहाँ आपको SSD के साथ Core i5 में 200 मिल रही है, कहाँ आपको 1800 MB पर सेकेंड मिलेगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी? DDR3L कहलाती है, i5 भी DDR3L है। 6 जनरेशन तक DDR3L ही चलती है। 7th पे कुछ बोर्ड्स DDR3L इस्तेमाल करते हैं। 8 जनरेशन पूरे DDR4 है और उससे आगे DDR4 सबसे फास्टेस्ट चल रहा है। अब ये तो एक हार्ड डिस्क और प्रोसेसर की ट्रांसफर स्पीड में आपको बता रहा हूँ। रैम की अलग होती है। अब रैम DDR4 है ना, तो उसकी भी अलग अलग है। आई थिंक जो कॉमन है, स्टैंडर्ड है, वो जो मेरे पास था प्रोसेसर, जो लैपटॉप पुराना जल गया, उसकी जो DDR4 की स्पीड थी वो थी 2300 MB पर सेकेंड। वो रैम टू प्रोसेसर डेटा स्पीड है। तो इन सब का फर्क पड़ता है। अगर ड्यूअल कोर Core i5 है तो उसकी डेटा स्पीड में बहुत फर्क है एज कम्पेयर टू ड्यूअल कोर, तो उससे स्पीड में बहुत फर्क आता है। और दूसरा गीगाहर्ट्ज का भी फर्क होता है। ड्यूअल कोर जो थे वो आई थिंक 0.8, 0.9 और 1.2 वाले थे। ये Core i5 आते हैं 2.8, 2.9, ऐसे 2.2 ये वाले आ रहे होते हैं। 2.2 असल में वो होता है वो ऑफिस लैपटॉप्स जिनके आखिर में H आता है, मॉडल नंबर में आखिर में H आता है या L आता है। तो वो जो होते हैं वो ऑफिस लैपटॉप्स कहलाते हैं, ऑफिस प्रोसेसर्स कहलाते हैं। उनकी रफ्तार थोड़ी स्लो होती है, लेकिन वो बैटरी एफिशिएंट होते हैं, पावर ज़्यादा नहीं लेते, गर्मी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते। जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनके आखिर में हमेशा U आता है, अल्टीमेट। वो हमेशा ओवरक्लॉक्ड होते हैं, यानी कि 2.8, 2.9, 3.0। तो इस तरीके ये थोड़ा आपके प्रोसेसर सर्वर्स मिक्सअप हो गया, लेकिन अच्छी इंफॉर्मेशन है आपको अगर याद रही तो। क्या होता है? थ्रेड्स अलग सिस्टम है। थ्रेड मल्टी प्रोसेसिंग में आ जाता है, वो वर्चुअल पैरेललिज्म है। हम वो फिजिकली नहीं है, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उसकी गेट्स अलग अलग बना लेते हैं, वो थ्रेडिंग कहलाती है। नॉलेज अच्छी है आपकी, आप CS पढ़ रहे हो भाई? वो गेम्स वगैरह ज़्यादा खेलते हो? तो वो जो बात कर रहा है थ्रेड, देखो मल्टी प्रोसेसिंग हम जब करते हैं ना पाइथन में, तो 2 तरह की मल्टी प्रोसेसिंग आती है। एक थ्रेडिंग होती है, एक होती है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है कि मैं प्रोसेस अलग अलग कोर को बांट रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि भाई डेटाबेस में कोर नंबर 1 सेव कराएगा, कोई ऑपरेशन करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, वो कोर नंबर 2 करेगा।
तो मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, मल्टी प्रोसेसिंग। मैं एक ही प्रोसेसर को कहता हूँ कि भाई ये वाला काम भी कर ले, ये वाला काम भी कर ले, ये क्या हो गई, थ्रेडिंग। तो मैं उसे वर्चुअली काट रहा हूँ, तो उसकी प्रोसेसिंग पावर को हाफ कर दिया मैं। अब फर्ज करो ये 2 गीगाहर्ट्ज है, तो मैंने 1 गीगाहर्ट्ज अलग कर दी, 1 गीगाहर्ट्ज अलग कर दी। 1 गीगाहर्ट्ज वाले को बोला कि तुम ये कर लो, 1 गीगाहर्ट्ज वाले को बोला ये कर लो। इसको हम लॉजिकल प्रोसेसर भी कहते हैं। अगर कभी कभी डिवाइस मैनेजर में जाना, कभी कभी ना वो आपको दिखा रहा होता है कि कोर i5 में 4 कोर दिखा देगा। वो 4 का मतलब होता है वो 4 नहीं है, वो 4 लॉजिकल प्रोसेसर। अगर उसमें डबल क्लिक करके जाना तो लिखा हुआ है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको 4 बनाया गया। इसका मतलब है एक कोर का अगर वो 2 गीगाहर्ट्ज आपको दिखा रहा है, तो उसका मतलब है एक कोर में 4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड है। उसको उन्होंने आधा तक किया। तो ये सारा प्रोसेसर्स की साइंस है। ये आपको बेसिक कंप्यूटर साइंस में कोर्सेज में पढ़ाई जाती है जब आप यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। और शुरू के जो 1.5 साल है यही चलता रहता है कि प्रोसेसर में क्या है, रैम में क्या है, मदरबोर्ड में क्या है, बसेस क्या है, बस स्पीड क्या है, 32 बिट क्या है, 64 बिट क्या है, इंटू 86 क्या है, इंटू 32 क्या है, ये सारे रजिस्टर्स क्या है, बिट्स क्या है। अब आपको पता है कि अगर मैं एक ए टाइप करता हूँ, तो मैं एक ए टाइप कर रहा हूँ तो मेमोरी में वो कितनी स्पेस लेगा। हाँ, चलो तो आपकी कोई ना कोई स्पेस तो लेता होगा ना। मैं सिर्फ ए टाइप करवा के सेव करता हूँ, 8 बिट्स लेता है, सही है। एस्की के अगेन अकॉर्डिंगली 8 बिट्स लेता है, लेकिन आजकल जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो 1 बाइट ले लेता है। 8 बाइट में 8 बिट्स ही होता है, लेकिन उसमें बसेस का डिफरेंस होता है। कोई 32 बिट्स पे होता है, कोई 8 बिट्स पे होता है, कोई 24 बिट्स पे होता है। हाँ, 64 बिट विंडो। अब इस पे ये बस स्पीड है, ये वो प्रोसेसर को जो डेटा भेजेगा ना, वो 64 बिट्स में बना के पैकेट्स में भेजेगा। स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा। क्या? हाँ, कॉमर्स की अकाउंट्स मैनेजमेंट, ये कंप्यूटर साइंस से क्या रिलेटेड है? इस पे आते हैं, रिकॉर्डिंग होगी। तो चलें, तो हम बात कर रहे थे सर्वर्स की, ठीक है। तो क्लाउड आपको समझ आ गया, कंप्यूटर्स का कैसे पावर जज होती है ये आपको समझ आ गया, ठीक है। आपको EC2 पागल नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि वो मुफ्त में कौन सा दे रहा है, एक और प्रोसेसर और एक 1 GB रैम, 30 GB हार्ड ड्राइव वो आपको फ्री में देता है, AWS वाला। अब आपको ये बात क्लियर हो गई। अब जरा हमने शुरुआत कहाँ से की थी कि वेबसाइट की पार्ट्स क्या होते हैं। पहला पार्ट था फ्रंट एंड, दूसरा पार्ट था बैक एंड, तीसरा पार्ट था डेटाबेस। आपको पता है कि अगर कोई छोटी मोटी वेबसाइट होती है ना, तो मैं सब कुछ एक ही सर्वर के अंदर फिट करा देता, सही है। मेरा वही सर्वर, कौन सा सर्वर, ये जो AWS का EC2, बोले उसको क्या नाम देते हैं, EC2। ये उन्होंने अपना ब्रांडिंग की हुई है, उसको नाम दिया हुआ है अपने सर्वर को या अपने कंप्यूटर को EC2। तो वो अपना आपको जो EC2 देता है ना, मैं तीनों चीज़ें एक ही में भर देता हूँ, क्योंकि 1 GB रैम मेरे लिए इनफ होती है। एक सिंपल वेबसाइट को आप करने के लिए 400 MB की स्पीड चाहिए, रैम चाहिए होती है, ठीक है। 400 MB इनफ होती है। रिएक्ट की वेबसाइट चल जाती है, बैकएंड पाइथन उसी में चल जाता है, सब कुछ उसी में चल जाता है। डेटाबेस उसी में मैं बना देता हूँ, 30 GB फ्री में मिली हुई होती है। लेकिन नॉर्मली ये डीकपल्ड होता है। डीकपल्ड का क्या मतलब है? एक सर्वर होगा उसके अंदर सिर्फ फ्रंट एंड होगा, एक सर्वर होगा उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, बैकएंड होगा, और एक तीसरा सर्वर होगा उसके अंदर सिर्फ क्या सेव हुआ होगा, डेटाबेस। और ये आपस में कैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं, API के थ्रू। समझ रहे हैं अब API कहाँ पे आ रहा है? फ्रंट एंड को डेटा चाहिए, वो अपने बैकएंड को API के थ्रू हिट करेगा, जैसे आप लोगों ने हिट किया था कि स्लैश। बैकएंड को पता लगा कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई है स्लैश यूजर्स की, वो अपने हर API के एंड पॉइंट के अगेंस्ट में आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ, उस फंक्शन में वो देखता है वो क्या लिखा हुआ है, वो एग्जीक्यूट करा लेता है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि भाई डेटाबेस से डेटा लेकर आओ, डेटाबेस को मैसेज करता है
अब डेटाबेस खुद अलग है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलग है। ये जो एसक्यूएल में नाम ले रहा हूँ वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो डेटाबेस में चीजें सेव कराएगा और उससे निकाल के लाएगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? स्पीड। जो एसक्यूएल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी स्पीड बहुत तेज है। ये पलक झपकने से पहले आपको थाउजेंड्स ऑफ रॉज में से वो आपकी जो आपको रोज चाहिए ना वो आपको ला देगा। आप कहोगे कि मुझे वो यूजर ला के दो जिसकी आईडी 152 है, भले उसके अंदर 1,00,000 यूजर्स होंगे ना, वो 152 वाली को यूं उठा के ले आए। अगर सोचे कि आपने अगर इसको डायरेक्टली सेव कराया होता तो कितना मुश्किल होता कि अगर आपने टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है, नोटपैड की फाइल बनाई हुई है, उसके अंदर आपने 1,00,000 यूजर्स की डिटेल सेव की हुई है। अब आप उन 1,00,000 यूजर उस टेक्स्ट फाइल में से कैसे डेटा निकालोगे, सर्च कैसे करोगे इतना स्पीड के साथ? तो तभी ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इतने इंपॉर्टेंट है। समझ रहे? अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने फ्रंट एंड पढ़ लिया। आपको पता है रिएक्ट भी फ्रंट एंड है, रिएक्ट बैकएंड नहीं है। रिएक्ट बैकएंड के कुछ काम कर जाता है, जैसे कुछ फंक्शंस चला देना, कुछ प्रोसेसिंग कर लेना, वो सिंपल फंक्शन जावास्क्रिप्ट कर लेता है, लेकिन वो प्रॉपर बैकएंड नहीं है। वो क्या चीज है? फ्रंट एंड। आपको बैकएंड चाहिए, किस लिए चाहिए? नोड.जेएस पाइथन दोनों आती है, जावा भी आती है, ASP.NET भी आती है, PHP भी आती है। हमने नोड पढ़नी है, पढ़ने हमने स्टार्ट की थी, लेकिन किसी के पढ़ने नहीं पढ़ रहा था, तो मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा, भाई हो क्या रहा है, आपको पता हो गया आप कर क्या रहे हो। ठीक है, अब आपने फ्रंट एंड बना लिया, अब आपको क्या चाहिए? बैकएंड। आपने याद है बूटस्ट्रैप और रिएक्ट में लॉगिन का फॉर्म बनाया था? जब आप ईमेल पासवर्ड लिख के लॉगिन को क्लिक कर रहे थे कुछ हो रहा था? आपने कंसोल में सेव करा दिया था। एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि जो आपने लॉगिन फॉर्म बनाया था, उस लॉगिन फॉर्म में जो आपने यूजर नेम पासवर्ड सेव किया है, या आप फर्ज करें अकाउंट बना रहे हैं, पहले बनाने पे आते हैं फिर लॉगिन पे आते हैं, आप अकाउंट बना रहे हैं, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखा, अपना फुल नेम लिखा, अपना पासवर्ड लिखा, अब ये जाके कहीं सेव होगा? ये सेव कौन करेगा? अगर आप रिएक्ट में करवाएंगे तो रिएक्ट तो आपके कंप्यूटर पे चल रहा है, आप अपने कंप्यूटर में सेव कराएंगे तो फिर अगली बार आप दुनिया के किसी और कोने पे खोलेंगे तो आपको आपकी आईडी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके कंप्यूटर पे सेव हुई थी। तो इसमें क्या, पहले तो क्या काम आएगा? क्लाउड। दूसरा, आपके क्लाउड में ये डेटा सेव कराएगा कौन? वो आपका है बैकएंड। सही है, आपके फ्रंट एंड से डेटा वो लेगा, डेटाबेस वो भेजेगा, बोलेगा ये चीज सेव कर लो। डेटाबेस अंधा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो चुप करके बैकएंड उसको जो देता है ये चीज सेव करा लो, वो चुप करके सेव करा लेता है, कोई सवाल नहीं पूछता। सर्वर उसको बोलता है कि भाई वो बैकएंड, सर्वर बैकएंड एक ही चीज है। बैकएंड उसको बोलता है कि भाई मुझे ये चीज उठा के दे दो। जैसे कि मैं एक यूजर आया, उसने ईमेल और पासवर्ड दिया, अब वो रिसीव किसको हुआ? बैकएंड को। कहाँ से? फ्रंट एंड से। रिसीव किसको हुआ? बैकएंड को। किसने भेजा? फ्रंट एंड ने। लेकिन बैकएंड को नहीं पता कि ये क्या है, कौन है। बैकएंड ये पता डेटाबेस को है। बैकएंड पूछेगा डेटाबेस से कि इस पासवर्ड और इस ईमेल एड्रेस का कोई हमारे पास यूजर है। डेटाबेस चेक करेगा है नहीं है, उसको मिल जाएगा तो वो आगे भेज देगा है, नहीं मिलेगा तो उसको भेज देगा भाई कोई नहीं है। फिर वो बैकएंड जो है वो फ्रंट एंड को बोलेगा कि भाई ये यूजर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। और फ्रंट एंड पे आपने लिखा हुआ होगा कि अगर बैकएंड मुझे बोले कि ये यूजर अवेलेबल नहीं है तो ये मैसेज दिखा दे। अगर बैकएंड बोले कि ये यूजर अवेलेबल है तो आगे चले जाना। समझ रहे हैं कैसे ये काम हो रहा है? और ये सारा काम क्लाउड में रखने का क्या फायदा है? क्या यार, बहुत आसान है। अगर आप इसको थोड़ा, जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, इसके सामने कुछ भी नहीं। बैकएंड जो है ना, वो देखें कंफ्यूज क्यों करता है। जब तक आप ज्यादातर टाइम किस चीज में गुजारते हैं? फ्रंट एंड पे। अब आपका ना माइंडसेट बदलना पड़ता है। फ्रंट एंड पे आप डेटा मंगवा रहे थे, बैक एंड में आपको डेटा आगे फॉरवर्ड करना है।
आपको माइंडसेट बदलना पड़ता है कि आपके पास रिक्वेस्ट आएगी। आप पहले कर रहे थे github.com/users डेटा दो, अब आपने इस तरीके से सोचना है कि github.com/user जब कोई लिखेगा तो वो मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, मुझे क्या भेजना है उसको। देख रहे हैं, आपको पूरा का पूरा माइंडसेट बदलना है। बच्चों को वहां पे मसला आता है, वो बैकएंड को फ्रंट एंड समझ लेते हैं, वहीं पे HTML लिखना शुरू कर देते हैं कि मैं HTML का लिख के भेज दिया कि भाई ये डेटा मिल गया नहीं मिला, अलर्ट लिख दिया, ये कर दिया वो कर दिया, फिर ये क्या मसला, ये कहाँ से डेटा आ रहा है सर, ये कौन देगा, कहाँ सेव कराऊंगा। क्योंकि पूरा का पूरा सर ये आपने तो server.js जो ये उसी फोल्डर में डाल दिया है जिसमें फ्रंट एंड पड़ा हुआ है, तो दोनों में फर्क क्या है, ये मसला होता है। मैं नॉर्मली क्योंकि मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट टाइम लगता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मैं एक ही फोल्डर के अंदर सब भर देता हूँ। ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये आपको पता है कि मैंने एक रिएक्ट की जो वेबसाइट है AC वाली जो है, इस वक्त मुझे न्यू वाली का मुझे हाँ डैशबोर्ड और ये उस पर अपलोड हुआ है, और नहीं वेबसाइट होस्टिंग यही जो आप EC2 पे AWS पे वेबसाइट को सेव करवा रहे हैं। हाँ ये पता है EC2 पे सेव हुआ हुआ है, फ्री में देता है, मैंने अभी तो बताया। लोग इसलिए परचेज करते हैं, अगर आपको वो आपको रैम देता है 1 GB, आपको 1 GB से ज़्यादा चाहिए किसी भी प्रोसेस के, आपको ज़्यादा प्रोसेस वो ज़्यादा रैम उठा रहे हैं। गेम्स खेलते हो ना, अब एक गेम है छोटा सा GTA Vice City है, ठीक है, वो 1 GB रैम में भी आपका चल जाएगा, पर 2 GB हो तो ज़्यादा बेटर है, सही। अब 5 है, 5 में आपको 16 GB चाहिए। अब आप पूछो 16 GB क्यों चाहिए, क्योंकि वो हैवी है। अब आपको यहाँ पर ख़रीदना पड़ेगा, नई रैम खरीदनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से EC2 है, EC2 आपको सबसे बेसिक वर्जन देता है, यानी कि 1 GB और एक प्रोसेस आपको फ्री में दे देता है। क्यों? क्योंकि ये मछली को पकड़ने के लिए ना दाना फेंकना पड़ता है मुफ्त में। अब आप एक कोई दाना उसको मुफ्त में देते हो, मछली वो खा जाती है, लेकिन उसके बदले आपको पूरी की पूरी मछली मिल जाती है। समझ रहे हो? यहाँ पे AWS सेम ये काम करता है। AWS आपको छोटा सा दाना दे देता है ताकि आप हमारे आदी हो जाओ। जब आप उनके प्लेटफॉर्म के आदी हो जाओगे ना, आप बोलोगे यार अब मैं गूगल का क्यों इस्तेमाल करूँ, फिर उनका डैशबोर्ड पता नहीं किस तरीके से होगा, कैसा सेटअप करना होगा, छोड़ो यार इसी का ही ले लेता है, फिर आप वो परचेज कर लो। तो ये उनका बिजनेस है और बहुत ज़्यादा कमाते हैं बिजनेस। अभी एक मैंने रिसेंटली क्लाइंट का एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया था, आपको पता है उसके $250 एक महीने का AWS का बिल बन रहा था। $250 मतलब $18,100 होता है, $32,200 बन गए, 9,000 और करो इसमें, तो ये आपके 44,000 रुपीज़ तो सिर्फ AWS वालों को दे रहा था अपनी वेबसाइट उसमें सेव करने के लिए। डोमेन नेम अलग खरीदनी पड़ती पर मंथ, वो भी मैंने कम किया, वो रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा बन गया था, वो $800 बन गया था बिल। उसने मुझे बोला यार इसको हल्का करो यार। पहले उसने बोला कि नहीं एकदम टाइट किस्म का क्लाउड होना चाहिए, बेहतरीन किस्म का होना चाहिए। मैंने कहा बेहतरीन हो गया। मैंने फ्रंट एंड के लिए अलग खरीद लिया EC2, मैंने बैक एंड के लिए अलग खरीद लिया, मैंने डेटाबेस के लिए अलग खरीद लिया। चलो बाबा 4 GB एक में। अब उसका बिल बना ना, तो बिल बना कोई $2,500 पर मंथ। तो बोला यार ये बहुत ज़्यादा है, रोने आ गया। मैंने बोला चलो एक काम कर लेते हैं कि हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड एक ही में कर देते हैं, तो डेटाबेस जो है वो भी उसकी GB उसकी रैम कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, उससे हमारा बिल $250 हो जाता है, वो कम हो जाता है। अब वो आपकी उससे कंजप्शन है, आपकी कंजप्शन ज़्यादा है, मजबूर हो, आपको 25 भी देने पड़ेंगे। वेबसाइट थी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, तो जानवर पहचानने लगे, तो वो रियल टाइम पे इमेजेस आनी थी। वो जंगल में उन्होंने बहुत सारे कैमराज लगाए हुए थे, वहाँ से डायरेक्टली AI का मॉडल था, AI का वो हमने बनाया था मॉडल। AI मॉडल में हम लोगों ने क्या किया था कि हम कैंगरू, कैट, डॉग ये सब पकड़ते थे। वो मतलब AI का मॉडल बता रहा था, आप उसको इमेज देते थे मेरे वाली स्क्रिप्ट को, मेरी स्क्रिप्ट आपको बता रही थी कि भाई ये कौन सा जानता था, वो डेटाबेस में सेव हो जाता था।
पाइथन। तो ये सब मैंने डिप्लॉय किया। हाँ भी मतलब एक जाहिर है, बस शुरू में आप आओगे तो आप भी अच्छे खासे पसीने निकलेंगे, लेकिन अब वैसे बात थोड़ा काम करके तो उस पर ये होता है कि ये आपकी, अब देखें एआई का आपने मॉडल बनाया, लेकिन ये होता है मल्टी डिसिप्लिनरी काम। एआई का मॉडल भी आपने बना लिया, सही है, एपीआई भी आपने बना ली, क्लाउड में डिप्लॉय भी आप ही ने कर दिया, आपने सबका खांचा खा लिया, आपने किसी और को खाने ही नहीं दिया। एपीआई के भी आप बोला मैं बना लूँगा, डिप्लॉय भी मैं ही कर दूँगा, एआई भी मैं ही बना लूँगा, डेटाबेस भी मैं ही बना दूँगा, डिप्लॉय भी मैं ही करूँगा। तो 4 के मेरे असल में माइलस्टोन थे 4। एक उसने मुझे कहा था कि भाई जब भी अगर तुम्हें लगे ना तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो माइलस्टोन कैंसिल हो जाता है अपवर्ड। तो उसने मैंने अलग अलग 4 माइलस्टोन बनाए थे कि भाई तुम्हारे जब ये हो जाए तो मैं अप्रूव करूँगा और एक एक माइलस्टोन के तुम्हें अलग अलग पे करूँगा। फर्स्ट करोगे तुमने एआई का मॉडल बना लिया, मैंने उसके पैसे पे कर दिए, एपीआई बन गई उसके अलग पैसे पे कर दिए, मुझे नहीं। तो उससे फिर क्या किया था कि मैंने चारों चीज़ें एक साथ बना के कंप्लीट करके चला के मैंने कहा चेक कर लो। उसने चेक की, चल गई, उसने चारों चीज़ें जो माइलस्टोन थे मेरे एक साथ पास कर दी। ये मल्टी डिसिप्लिनरी का फ़ायदा है, आप एक ही क्लाइंट के बहुत ज़्यादा जो चीज़ें ना आप घेर सकते हो, वरना वो कहीं और चला जाएगा। वरना उसने माइलस्टोन ऐसा सोचे हुए थे कि 4 लोग हायर करूँगा, हर बंदा अलग अलग काम करेगा। मैंने कहा मेरे को सब आता है, फिर ये मल्टी डिसिप्लिनरी का फ़ायदा है। कितने या ये प्रोजेक्ट 20 दिन का था, डिफरेंट होता है 20 दिन। अब पैसे पूछोगे 20 दिन का काम कितने टाइम में किया। अब मज़े की बात ये थी कि मैंने जो एआई वाला मॉडल था ना वो मैंने खुद नहीं बनाया, क्योंकि उसमें मुझे पता था टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने उसमें एक बंदे को मैंने दे दिया था, उसको मैंने पे कर दिया था मुझे, लेकिन वो बंदा फंसा था, तो उसको मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की थी, उसका काम हो गया था, क्योंकि मैं और बहुत ज़्यादा कामों में बिजी था। मैं नॉर्मली ऐसे ही कर लेता हूँ। तो मुझे पता होता है कि कहीं फंसेगा तो मैं बीच में आ जाऊँगा, या भाग जाएगा तो भी मैं बीच में आ जाऊँगा, मैं आगे। मसला होता है बस आपको आना चाहिए, ताकि आपका बंदा भाग जाए तो आप खुद उसको आगे लेके बना लो। इवन मैं उसको ये भी मैंने बता दिया था कि भाई ये वाला मॉडल उठा ले, उसमें ये स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर लो, उसको थोड़ा बहुत ऐसे चेंज करो, उसको रिट्रेन करो, चला दो। कोई मसला होता है मुझसे पूछ लेना, उसके आप उस हिसाब से उसको पे कर देते हो। तो मैंने एआई का मॉडल उसने बना लिया था, बाकी सारा काम मैंने कर लिया था, एपीआई मैंने बना ली थी, डिप्लॉयमेंट मैंने कर दी, और उस पर तो मैं रोज़ ही करता रहता हूँ। ये कंपनी वाले मैं डिप्लॉयमेंट वाला बंदा हूँ, उसको भी जो डिप्लॉयमेंट करानी आती है मेरे पास फाइलें लेके आता है, ये मैं उसको डिप्लॉय कर, उसमें मैं कर मेरी स्पीड हो गई है EC2 में। मैं 15 मिनट में एक वेबसाइट लाइव कर देता हूँ डोमेन नेम के साथ, क्योंकि हाँ अलग अलग होता है। अभी मैं बता रहा था मैंने एक नया आज डोमेन नेम खरीदा है 44,000 का अपनी कंपनी, अब मेरी कंपनी नहीं है, मतलब मेरे बॉस की कंपनी। 2 साल की सब्सक्रिप्शन मिली, 2 साल तक वो डोमेन नेम हमारी है, कोई और ले सकता है, लेकिन वो हमसे पहले पूछते हैं कि रिन्यू करानी है, सिर्फ 22,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो हाँ सिर्फ डोमेन नेम आप जैसे कि ये वाला डोमेन नेम है ना डिसरप्ट, अब देखो इसके डिसरप्ट के पीछे ना PA.ai, अब इसके पीछे एक API है, जो किसका API है, EC2 का, समझ रहे हैं। EC2 कंप्यूटर है, उसकी क्या होती है IP, वो IP पता है आपकी भी होती है। अगर आप इधर नीचे जाएं, अच्छा किसी ने सवाल पूछा था कि अब मैं अपने कंप्यूटर में क्यों नहीं कर सकता, अगर आप नीचे जाएं, ये कंप्यूटर जो बना हुआ है ना, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे नेटवर्क्स एंड सेटिंग्स में, हाँ तो यही होती है ना, तो ये वाली IP, ये लो एक IP लिखी हुई है 192.168.0.101। इसी तरीके से आपको EC2 की भी एक IP मिल जाती है, आप वो IP डोमेन नेम के साथ अटैच कर देते हैं। मतलब कोई भी आएगा ना, जैसे disrupt va.ai, जब कोई टाइप करता है तो पीछे बैकएंड पे उनको पता चल जाता है सर्वर को कि कौन सी IP पे इसको भेजना है। हाँ आप पैसे भी इसी चीज़ के देते हो। अब ये एक और डेटा सेंटर होता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें सेव हुई होती हैं कि किस डोमेन नेम के पीछे कौन सी IP है, वेब मास्टर कहते हैं वैसे। अब इसकी अलग कंपनियां हैं जिन्होंने पहले से मार्केट मार ली थी, अब उन्होंने ना ये सारा सिस्टम अपने पास रखा हुआ है, फिर ये अब पैसे लेते हैं कि आप डोमेन नेम हमसे खरीदें।
ये कंप्यूटर की आईपी है। ये कंप्यूटर वहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो कॉपीज बनी हुई होती है, बैकअप्स होता है, वो उनकी जिम्मेदारी है। ये तो AWS का फायदा है। अब आपका सवाल था कि मैं अपना क्यों नहीं कर सकता। आप अपना कर सकते हैं। आप अपना छोटा सा एक इधर क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा नेटवर्क बना सकते हैं। पता है कैसे? कि पीछे जो सफा में यहाँ पे पीछे जो मैं बताया ना रैक, वो सर्वर रैक है बेसिक। यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्यों लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता। आई थिंक किसी ने बोल दिया होगा बड़ा अच्छा लगेगा, लगा दो। हाँ, पैसे ज़ाया करवाएं, वो ज़रूरत नहीं थी इतने बड़े। ये क्या होता है कि आप अपना एक ऐसा सर्वर रैक लें, उसके अंदर यही आपको सदर से रैक्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा हुआ होगा, थोड़ी रैम लगी हुई होगी और आपको हार्ड डिस्क लगी हुई होगी। ठीक है, आप उसको अपने इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। अब इंटरनेट में एक मसला आता है, गेमिंग की है। गेमिंग किसने की है? स्टैटिक आईपी का मकसद पता है? जब आपकी ये वाली आईपी है ना, ये 192.168.0.101, ये आपकी आईपी नहीं है, ये आपके उस राउटर की आईपी है जो इंटरनेट का कनेक्शन जिसमें आपने तार लगाते हैं, ये आपको वो देता है। अब आप तक जो इंटरनेट आ रहा है ना, तो उसकी दूसरी आईपी है। अब ये करा पाकिस्तान में क्या होता है, क्या आपके इंटरनेट प्रोवाइडर के साथ क्या होता है, वो किसी बहुत बड़ी कंपनी से एक लाइन लेता है 50 MB की। वो एक बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर वो एक छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को वो एक तार देता है। अब वो आईपी देखें बढ़ती जा रही है, वो एक आईपी उसने दूसरे को दे दी। अब वो आईपी जो है वो 50 MB वाली लाइन को 10 MB में बांट देता है, और वो 10 MB में वो एक MB में बांट देता है। जैसे ब्रेक होता होता चला जाता है। तो आईपीज जो है ना, वो बेसिकली अब देखें आपके कंप्यूटर की जो आईपी है, वो आपकी कंप्यूटर की आईपी कहाँ से आ रही है? आपके राउटर से। लेकिन जो मेन इंटरनेट के साथ राउटर लगा हुआ है, वो तो पता नहीं कहाँ गुलशन इकबाल में कहीं पड़ा हुआ हो। अब आपके पास उसकी आईपी तो नहीं है। अब आपको वो आईपी पता चल सकती है, लेकिन वो आपके कंप्यूटर तक नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे आके व्हाट्स माई आईपी लिखेंगे ना, तो आपको वो मिल जाती है, व्हाट्स माई आईपी। तो ये आ गई 103.196.162.142। यानी कि आपके कंप्यूटर में, यानी कि आपके पास जो इंटरनेट आ रहा है, उसके बाद जो पब्लिकली जो मेन इंटरनेट के साथ जो आईपी एक्सपोज्ड है, वो कौन सी है? ये वाली। लेकिन इस एक आईपी के पीछे कितने हजारों कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये आपको नहीं पता। समझ रहे? किसी एक बंदे ने ये आईपी खरीदी है, उसने इसके इतने पीछे कनेक्शंस बनाए हैं, इतने पीछे कनेक्शन बनाए हैं, आपको नहीं पता। अब आपको ये आईपी खरीदनी पड़ती है, स्टैटिक आईपी जिसे हम कहते हैं। आप अपने उसको, जैसे PTCL है वो देता है, आप PTCL को मैसेज करते हैं कि मेरा सर्वर्स का काम है, मुझे एक स्टैटिक आईपी चाहिए। अब वो स्टैटिक आईपी सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए होगी। अब आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा, आपको 5 कंप्यूटर देना चाह रहे हैं, तो आपको 5 स्टैटिक आईपी चाहिए। 10 कंप्यूटर देना चाह रहे हैं, आपको 10 स्टैटिक आईपी चाहिए। अब वो स्टैटिक आईपी डायरेक्टली आपके कंप्यूटर पे आएगी, डायरेक्ट। मतलब इंटरनेट पे कोई लिखेगा ना ऊपर उधर, तो डायरेक्टली कहाँ हिट करेगा? आपके कंप्यूटर पे। अगर आपको कंप्यूटर बंद है तो उसको एरर आएगा कि सर्वर नॉट फाउंड। अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है तो जो आपने वेबसाइट लाइव की हुई होगी ना, वो उसको दिख जाएगी। समझ रहे? कभी एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर इधर लोकल होस्ट 3000 किसी इधर किसी एक कंप्यूटर में चलाइएगा, और इसकी नेटवर्क सेटिंग्स में जाके चेक करिएगा इसकी आईपी क्या है। फिर इसी राउटर से कनेक्टेड जो दूसरा कंप्यूटर कोई चल रहा हो ना, वहाँ पे जाके वो आईपी और कॉम, वो जो कॉलन होता है, और 3000 पोर्ट कौन सा है, 3000 लिखिएगा, आपकी वेबसाइट वहाँ पे खुल जाएगी। ये आपकी क्या है? पोर्ट फॉरवर्डिंग हमें से कहता है। अगर आप में कोई हैवी गेमर है ना, तो उसको ये बात सारे पता होगा। तो आप लोग काउंटर स्ट्राइक खेला ही था? काउंटर स्ट्राइक में एक अमीर बच्चा होता था पूरी बिल्डिंग में। अमीर बच्चा एक स्टैटिक आईपी खरीदता था, फिर वो स्टैटिक आईपी जो है ना, उस पर एक उसका काउंटर स्ट्राइक का सर्वर बनाता था। वो उसके गेम के अंदर ही हो जाता था, सब कुछ दिया हुआ होता था, बस वो सर्वर आप कर देते थे। फिर वो आईपी आगे हमें देता था चैट में। उस वक्त याहू मैसेंजर चलता था, तो याहू मैसेंजर के ग्रुप चैट में हमारे पास आ जाती थी कि भाई ये आईपी है। उस आईपी को हम लोग अपने काउंटर स्ट्राइक में लगाते थे, तो हम सारे लड़के एक साथ एक ही गेम में आ जाते थे। अब तो रूम्स बन गए हैं, ये सारे बन गए। अब वो रूम्स कैसे बने? वो भी स्टैटिक आईपी है। अब तो बहुत, क्योंकि लोग इससे कमाते भी हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि स्टैटिक आईपी ले लेते हैं, एक रूम बना लेते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, पता नहीं कहाँ कहाँ ये लोग एडवर्टाइजमेंट उठा देते हैं। आप कभी नोट कीजिएगा, किसी आप रूम में जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो मैप्स है, उसके ऊपर जो मैप्स के ऊपर ना किसी किसी जगहों पर ना वो
जैसे नीचे पॉम्फलेट लगे हुए होते हैं ना, बैनर्स, वो बैनर लगे हुए होते हैं, कंपनियों की वो हुई होती है, ब्रांडिंग हुई होती है, मैप्स में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती है। अब आपको वो ग्राउंड पे आप कभी जा रहे होंगे, अब रीडर्स 2 एक बहुत पॉपुलर मैप है उसका, काउंटर स्ट्राइक का, फायर स्नो और रीडर्स 2, AK-47 बहुत अच्छा है। तो उसमें अगर आप नॉर्मल देखेंगे ना तो उसमें कुछ भी नहीं होता, कोई बैनर नहीं होता। अगर आप किसी रूम में जाएंगे ना तो आपको बैनर ही बैनर दिखेंगे हर जगह, कंपनियों के नाम लिखे हुए होंगे, कोई प्रोडक्ट बनी हुई होगी, कुछ बना होगा। तो ये अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, कंपनियों से पैसे लेते हैं, अपनी स्टैटिक आईपी का खर्चा वहीं से निकाल लेते हैं और बस एक रूम चला रहे हो। आगे बस वो चाह रहे होते हैं कि 100-150 लड़के ना गेम खेलते रहें, ये कंपनी को दिखाएंगे देखिए हमारी इतनी ट्रैफिक है, एक दिन में 100 लोग आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी साइंस है अलग अलग कमाने की। यहाँ पर ये आपकी हो गई आईपी, सर्वर्स, क्लाउड, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या कल, कि हम लोग बेसिकली अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, बैकएंड। बैकएंड बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। इसके अंदर हम वो फंक्शन लिखेंगे कि फ्रंट एंड हमसे कोई चीज़ मांगेगा या हमें कोई चीज़ देगा तो हम वो सिंपली एक्सेप्ट कर लें, और उसके अगेंस्ट में कोई भी हम लोग काम लिखेंगे तो वो उधर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसमें। हमारा मेन टारगेट इस कोर्स का ये है कि हम लोग एक लॉगिन फंक्शन बना रहे हैं, समझ रहे हैं, लॉगिन फंक्शन पूरा रिएक्ट पे भी, मतलब फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे भी। कि आपको ये पता हो कि एक वेबसाइट पे आप लॉगिन सिस्टम बना के किसी को लॉगिन करवा लें, रजिस्टर करवा लें और एक डेटाबेस भी कर लें। अब मैं डेटाबेस का सोच रहा हूँ कि मैं आपको MySQL कराऊँ या मैं आपको फायरबेस कराऊँ। फायरबेस भी एक डेटाबेस है और MySQL भी डेटाबेस है। अब फायरबेस जो है वो गूगल का है, अब वो 1000 रॉज फ्री देता है, वो कहता है 1000 यूजर का डेटा मुझे दे दो, मैं फ्री में सेव कर लूँगा, 1000 से ज़्यादा जाएगा मैं पैसे दूँगा। MySQL टोटल फ्री है, लेकिन आपको सेट खुद करना पड़ता है, तो सेट करना थोड़ा मुश्किल है, EC2 में सेट करना, ये करना। फायरबेस में आपको लिंक दे देता है, ये जाके अपने कोड में लिख दो, वो पूरा कोड भी लिख के दे देता है, इसको कॉपी पेस्ट करो अपने कोड में लगा दो, तुम्हारा डेटाबेस चालू। और वो आपको वेब firebase.google.com पे आपका डेटा दिखता भी है, आप एक डेटा भेजेंगे आपको उधर दिखेगा। तो MySQL थोड़ा लंबा चक्कर है, फायरबेस थोड़ा आसान चक्कर, लेकिन वो क्या है, पेड है। तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, फायरबेस से, ताकि वो ज़्यादा आसान हो और आप काम सीख जाए, उछल जाए। फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें MySQL आपको पढ़ानी है नहीं, वो मुझे तब पता लगेगा जब आपको मैं फायरबेस पढ़ाऊँगा, क्योंकि फायरबेस में ये पता लगेगा कि आप लोग उसको कितना उठाते हो। अगर आप फायरबेस में ही बोलते हो कि सर काम हो गया ख़राब, तो मैं बार बार फायरबेस को बढ़ाता रहूँगा जब तक आपका वो थोड़ा क्लियर नहीं होगा। उसके बाद हम ये कर लेंगे कि आपका कोर्स, आपको सर्टिफिकेशन हम दे देंगे और कोर्स हम डिज़ोल्व कर देंगे। फिर मैं लेकर आप लोगों को अपने पर्सनल इनवाइट पे, जो बैच 2 जब इस जगह पे दोबारा पहुँचेगा ना, मैं आप लोगों को दोबारा इन्वाइट कर लूँ कि आप इसके साथ दोबारा, ये वाला उससे पहले हो जाएगा, 1 महीना बचा है आपके पास, आपका बस बैकएंड रह गया। उसके बाद हम लोग फुल फ्लैज वेबसाइट इंशाल्लाह बना लेंगे, सर्टिफिकेशंस दे देंगे।